सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग होप अकेडमी। बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं 10th क्लास की, और 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, आप सब लाइक भी कर रहे हैं। और बच्चों, अब तक जो 2 चैप्टर हमने किए हैं उसके अंदर एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन भी किए हैं और साथ में उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, ये चैप्टर भी और चैप्टर की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि अब हम एलिमेंट्स को एक अलग ही वे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है टोटल 118 होते हैं, 118 एलिमेंट है टोटल। और ये 118 एलिमेंट ऐसा नहीं है कि सभी सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, और ऐसा नहीं है कि सभी मेटल है, नॉन मेटल हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं कि ये एलिमेंट्स मेटल है, नॉन मेटल है या फिर ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सभी बच्चे देखते हैं आज के इस चैनल में इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मेटल और नॉन मेटल आए कहाँ से। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जीरो से, क्योंकि आपको पता ही है हमें 25 लाना है, यानी कि 25 मार्क्स की केमिस्ट्री जो आती है उसको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल ओरिजिन से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो बच्चों, बात करें मैटर की। सबसे पहले मैटर क्या है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि एनीथिंग, कुछ भी जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मास और स्पेस ऑक्यूपाई करने के अलावा हम बोल भी देते हैं कि वॉल्यूम। जैसे ये बोतल है बच्चों, इस बोतल के अंदर 1 लीटर वाटर आता है, 1 लीटर वाटर, तो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, यानी कि इसके पास जो वॉल्यूम है वो इसका मतलब वो मैटर की एक अमाउंट है। तो मैटर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, एनीथिंग that have mass and occupies space or have volume is नॉन एज मैटर। तो मैटर कुछ भी हो सकता है बच्चों। हम हैं, चेयर है, ये आपका बोर्ड है, ये सभी क्या है, मैटर का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम बात करें बच्चों, हम ह्यूमन्स हैं, हम भी मैटर ही हैं, क्योंकि हम भी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अलावा अगर बात करें बच्चों, ये जो मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक मैटर है। ये बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक मैटर है। तो बच्चों, ऐसी हर एक चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास भी हो, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैटर को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकली और केमिकली। बात करें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, मैटर को अगर फिजिकली आप क्लासीफाई करते हो तो ये 3 तरह का होता है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैसेस।
बच्चों इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। लिक्विड क्या होते हैं? जिनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस देखा जाता है, ये हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हो गए। गैस के पार्टिकल के बीच में ये स्पेस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे सॉलिड, ये हमारे लिक्विड और ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हो गए। तो इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास में आपने एक चीज़ और पढ़ी है, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है बच्चों? केमिकली बच्चों मैटर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसकी? एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका होता है मिक्सचर। ठीक है जी, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। कैसे? एग्जाम्पल देखो इसका। अगर आप शुगर को वाटर के साथ मिक्स कर देते हो तो ये एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हो, ये भी एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। आप सैंड को वाटर में मिक्स कर देते हो तो ये भी एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। बच्चों मिक्सचर आपने 2 टाइप के पढ़े हैं, जैसे कि सॉल्ट और शुगर की बात करें, इन दोनों का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा, वो ऐसा होगा कि सॉल्ट और शुगर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है, और ये सिंगल फेज में दिखेंगे एक जैसे, यानी कि इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हो या एक से ज़्यादा हो या पूरा सॉल्यूशन हो, उसके अंदर आप जब भी देखोगे तो सेम ही दिखेगा। ये 1 फेज में होता है, इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बात करें इस मिक्सचर की जिसमें सैंड और वाटर मिक्स है। बच्चों सैंड को भी देख सकते हो मिक्सचर के अंदर, वाटर को भी देख सकते हो। तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी, वैसे इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इनको भी पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। बच्चों प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसको हम किसी नए सब्सटेंस के अंदर नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन है जी? दैट प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू न्यू सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप न्यू सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, तो उन्हें बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस। बच्चों ये 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है बच्चों आपका कंपाउंड। तो हम एलिमेंट किसे बोलते हैं? एलिमेंट वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब ये वो हैं जो सेम टाइप के एटम से बनते हैं। और ये कंपाउंड किन्हें बोलते हैं? दैट मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम। ये मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों जैसे कि H2, O2, N2, Fe, Na, K, P, S एट्सेट्रा, ये सब क्या है बच्चों? ये एलिमेंट हैं। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जैसे कि H2O, NO2, H2SO4, HNO3,
K2SO4 एट्सेट्रा। ये सब क्या हुआ बच्चों हमारे, ये हमारे सब कंपाउंड हुए। अब कहोगे ये सब तो हमने 9th में पढ़ा था, तो इसे पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? बच्चों 9th में पढ़ा था, लेकिन अब फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि क्योंकि हमें पढ़ना है बिल्कुल ओरिजिन से, तो हमने बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट किया है। अब ये सब पढ़ाना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, एलिमेंट, और हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं यही तो सब कुछ बताएंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो इसको हम रफ करते हैं और आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलिए हमारे साथ। तो बच्चों इस कहानी को समझने के लिए आपको कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप जुड़े हुए हो, हमें सपोर्ट भी कर रहे हो, और हर एक बिग हॉक एकेडमी का सब्सक्राइबर यानी कि हर एक स्टूडेंट एक दिन ये ज़रूर कहेगा कि हमने एक अच्छे और सच्चे चैनल पे आकर केमिस्ट्री पढ़ी है। तो बात करते हैं बच्चों आगे की। तो अभी हम एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं। तो एलिमेंट होता क्या है, मतलब कितने एलिमेंट है टोटल? तो टोटल बच्चों 118 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन। अब तक 118 एलिमेंट नोन है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट बच्चों नोन है। और बच्चों इन 118 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक टेबल बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल। तो दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ए टेबल is known as periodic table। तो मतलब जिस टेबल के अंदर बच्चों इनको अरेंज किया जाता है वो टेबल कहलाती है पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, अब बात करें हम इन टोटल एलिमेंट्स की। तो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, यानी सभी 118 एलिमेंट्स के अंदर 94 एलिमेंट नेचुरल होते हैं। 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अक्रिंग। मतलब ये जो 94 एलिमेंट हैं ये नेचुरली अगर होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और रेस्ट 24 एलिमेंट एंड रेस्ट 24 एलिमेंट्स आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। तो बच्चों 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट तो नेचुरली अकरिंग है और 24 एलिमेंट सिंथेटिकली प्रिपेयर किए गए हैं। सिंथेटिकली मतलब लैब के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बच्चों। These elements can be classified into 3 categories। तो 3 कैटेगरी के अंदर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है बच्चों, मेटल। सेकंड कैटेगरी क्या है, नॉन मेटल। और थर्ड कैटेगरी क्या है बच्चों, मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल क्या होते हैं? तो बच्चों मेटल्स जैसा कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में अपनी रुचि रखते हैं। मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट है, चलो यहाँ पर हम इनको मेंशन कर देते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर।
ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल है। और ये सबका गुरु है मेटलोइड। मेटलोइड क्या करता है, हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों मेटलोइड इन सब का गुरु है। ये क्या करता है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई करने के लिए मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड को कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको समझेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, टेस्ट कर सकते हैं हम, किसी को मतलब टच कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम फिजिकली कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोर्ड को छू पा रहा हूँ तो मुझे पता चल पा रहा है ये बोर्ड है, या फिर ये किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस है, तो हम उसको टच कर कर या टेस्ट कर कर पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पता करेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलोइड क्या है, इन सभी को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले मेटल को पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर मेटलोइड। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसको आप कर लीजिए, आगे के आने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों आने वाला है हमें, क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलोइड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओवरऑल एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं। तो अब एलिमेंट कोई अगर हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड के अंदर क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही कहानी बनेगी। तो करना क्या है हमें, अब इनको अलग अलग तरीके से जब पढ़ेंगे तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नंबर 1। बात करते हैं पहले स्टेट की। तो बच्चों मेटल्स की अगर स्टेट की बात करें तो ये हमेशा मतलब मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल्स हमेशा लगभग मतलब सॉलिड ही होते हैं। जैसे कि आप आयरन को देख लो, सोडियम को देख लो, ये सब सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो मेटल्स बच्चों जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इनका हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि हम आयरन की बात करें, हम मैग्नीशियम की बात करें, हम सोडियम की बात करें, हम पोटेशियम की बात करें, हम हम एल्युमिनियम की बात करें, हम गोल्ड की बात करें, हम सिल्वर की बात करें, तो ये सब बच्चों हमें सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन से भरी हुई है। मतलब एक्सेप्शन का क्या मतलब है, जो जनरल रूल को फॉलो ना करता हो। यानी कि एक मेटल ऐसा भी है जो सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन बच्चों एक्सेप्शन तो हो गई, केमिस्ट्री है। तो जैसे कि अब बात करें हम Hg को बोलते हैं मरकरी, ये मरकरी है। और एक होता है आपका गैलियम, ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पर ये दोनों आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है। और गैलियम तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और ये गैलियम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस।
तो जैसे ही आप इसको अपने हाथ पे रखोगे तो हाथ पे रखते ही ये लिक्विड हो जाएगा, भले ही ये सॉलिड हो, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। और आपका ये मरकरी है, मरकरी आप जानते ही हो, ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर ही आता था पहले, अब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर ही आता है। अब तो डिजिटल चल गए हैं, लेकिन इन थर्मामीटर्स के अंदर मरकरी को भरा जाता था, ठीक है। ये मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बात समझ में आ रही है। तो सॉलिड्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मेटल्स, और एक्सेप्शन है आपके मरकरी और गैलियम, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की? मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या मतलब बच्चों? लस्टर होता है इनकी शाइन। आपने देखा हो गोल्ड आपके सामने कभी आया हो तो गोल्ड येलो शाइन करता है, ठीक है। मतलब मेटल्स मोस्टली क्या करते हैं? शाइनी होते हैं, उनकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है, दिखने में बिल्कुल अलग ही होता है, जिसकी वजह से तो अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड का और सिल्वर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि उन सबको इनकी अपीयरेंस की वजह से हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्नामेंट्स में, मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाने में। तो बात करें मेटेलिक लस्टर की, तो मेटल्स हैव shiny appearance. Metals have shiny appearance which makes them attractive. तो ऐसा क्या है जो इनको अट्रैक्ट करता है? तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों गोल्ड। इसका सिंबल होता है AU, और गोल्ड आपने देखा होगा ये येलो शाइन करता है, ठीक है, येलो ही शाइन करता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव लगता है। बात करें हम सिल्वर की, सिल्वर जिसका सिंबल AG है, सिल्वर की शाइन की वजह से इसको सिल्वर ही बोला जाता है, सिल्वरी वाइट शाइन देता है ये सिल्वर, ठीक है जी। अगर बात करें हम एल्यूमिनियम की, तो ये वाइट तो नहीं होता लेकिन सिल्वरी ज़रूर होता है, सिल्वरी शाइन देता है ये, ठीक है। और बात करें आपका आयरन, जो कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, Fe। आयरन की बच्चों शाइनी अपीयरेंस होती है, लिए थोड़ा ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, जो दिखता भी है, ठीक है बच्चों। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी वजह से ये शाइनी अपीयरेंस देता है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होता है। अगर आपने स्टेट को और मेटेलिक लस्टर को समझा है तो इन दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम बता सकते हैं मेटल एक्चुअल में होते कैसे हैं, ठीक है। स्टेट उनकी सॉलिड होती है जनरली, और मेटेलिक लस्टर उनका हर एक मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, नंबर 3। तो हम पढ़ रहे हैं मेटल्स, हम सब का मकसद एक ही है, बोर्ड में 25 नंबर लाना, चिन टपाक डम डम। तो बच्चों बात करें हार्डनेस की, तो हम सब जानते ही हैं मेटल्स जनरली हार्ड ही होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था मरकरी के बारे में, ठीक है। तो बात करें मेटल्स की, तो बच्चों मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड क्यों है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए ये हार्ड होता है, जो इनको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू विच they are used in construction। कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, पिलर्स वगैरह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं ये बच्चों। व्हीकल्स बनाए जाते हैं, व्हीकल्स के बनाने में
और तो और ऑर्नामेंट्स, बच्चों ऑर्नामेंट्स बनाने में इनका यूज़ होता है। तो बच्चों मेटल्स का हार्ड होना इसको बहुत ज़्यादा उपयोगी मतलब यूजेबल बनाता है, जिसकी वजह से इसको हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादातर आयरन का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए वजह से ये बहुत ज़्यादा यूजेबल हो जाता है। बात करें बच्चों इनके एग्जाम्पल की, तो मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आयरन की बात करें, आयरन आपका कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ठीक है जी, हम गोल्ड की बात करें या एजी की बात करें, ये दोनों के दोनों आपके ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता है। आपके कॉपर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं इसलिए इनका यूज़ भी होता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। बच्चों मेटल जनरली हार्ड है इसलिए इनका यूज़ कंस्ट्रक्शन तक में हो जाता है। कंस्ट्रक्शन हमारी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, जिसकी वजह से हम अपना महल बनाते हैं, और वही महल हमारा गिर सकता है अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे, यानी कि इन मेटल्स का यूज़ नहीं करेंगे। आयरन पिलर्स खड़े करते हैं, क्यों? ताकि हम बच सकें आने वाली आपदाओं से, भूकंप से। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट एलिमेंट्स एंड कैन बी कट बाय अ शार्प नाइफ। तो मतलब बच्चों ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं सोडियम और पोटेशियम, अगर आप एक शार्प नाइफ से इन्हें काटेंगे ना उससे भी कट जाता है। बच्चों मान लीजिए आपके सामने कोई सब्जी है, मान लो लौकी काटना चाह रहे हैं, तो लौकी को आप चाकू से काटते हैं। क्यों काट पाते हैं? क्योंकि चाकू शार्प है और वो लौकी है। लेकिन बच्चों क्या आपने कभी आयरन को उसी चाकू से काट के देखा है? नहीं काट सकते, क्योंकि आयरन तो हार्ड होता है। लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम ये मेटल होते हुए भी इतने सॉफ्ट हैं कि उसी चाकू से आप काट सकते हो उसको, उसी चाकू से जिससे आप लौकी काट रहे थे। तो लौकी काटो या इनको काटो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाकू शार्प है। ठीक है बच्चों, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो इसलिए हम इनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है जी, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हुई। अगर बात करें बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये है हमारी मैल्लेबिलिटी। तो बच्चों मैल्लेबिलिटी जनरली होती क्या है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बात करें मैल्लेबिलिटी की, तो मैल्लेबिलिटी इज ए property of metals due to which they can be drawn into thin sheets on hammering। बच्चों मैल्लेबिलिटी क्या है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं थिन शीट्स में। ठीक है, बहुत ही थिन शीट्स बना सकते हैं हम इन मेटल्स की। किससे? हैमरिंग से, हथौड़ा मार मार कर। बच्चों अगर आपके सामने कोई चौक है और उस पर आप हथौड़ा मारोगे वो बिखर जाती है, क्योंकि चौक मेटल नहीं है, और दूसरी बात वो हार्ड नहीं है। और हार्ड नहीं है मतलब हार्ड तो वो है, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है कि वो शीट्स बन जाए उसकी। उस पर अगर हम हथौड़ा मारेंगे वो बिखर जाती है, क्योंकि वो ब्रिटल होती है, और ब्रिटल चीज़ें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो ये क्या है जी? ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम थिन शीट्स में इनको कवर कर सकते हैं। आप सभी खाना लेकर जाते हैं सभी घर पर। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें तो बच्चों आप सभी खाना लेकर जाते हैं। किसमें खाना लेकर जाते हैं? लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स के अंदर जो आप कवर करते हैं अपनी रोटियों को कवर करने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं? तो एल्यूमिनियम का फॉइल क्या करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल
इज यूज्ड इन पैकिंग फूड्स। तो फूड्स की पैकिंग में आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। आप मिठाइयाँ खाते हैं, वहाँ पे चांदी का वर्क लगता है, ए जी और ए यू। बच्चों ये सिल्वर और गोल्ड है, ये दोनों मोस्ट मेल्लेबल एलिमेंट है, मेल्लेबल एलिमेंट, यानी कि इनसे ज़्यादा कोई मेल्लेबल नहीं है। जितना थिन हम गोल्ड को बना सकते हैं इतना हम किसी एलिमेंट को नहीं बना सकते। ये मोस्ट मेल्लेबल एलिमेंट होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि कॉपर है बच्चों, कॉपर, हम कॉपर को भी एल्यूमिनियम की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों ही मतलब जनरली हाई मेल्लेबल होता है। तो कॉपर इज ऑल्सो हाई मेल्लेबल एलिमेंट। बच्चों कॉपर का यूज़ ना इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनते हैं उनके अंदर किया जाता है, कॉपर का यूज़। उसके अंदर बहुत पतली शीट बनाई जाती है जो कि कॉपर की होती है, इसलिए बच्चों ये बहुत ज़्यादा आपके मेल्लेबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेल्लेबिलिटी समझ में आ गया होगा। मेल्लेबिलिटी ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं नंबर 5। तो नंबर 5 प्रॉपर्टी जो मेटल्स को डिफाइन करती है ये है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि मान लो आपके पास कोई मेटल की शीट है, मान लो ये आयरन स्केल ही है। इस आयरन स्केल को आप खींचने लगो, इस तरीके से खींचने लगो, ठीक है। और ये खींचने से जितने भी लोड को ये सह सकता है ना, ऐसे इसके ऊपर लोड लटका दो, जितना लोड ये सह सकता है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं क्योंकि मेटल्स है, तो मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये बहुत ज़्यादा लोड को सह जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, मेटल्स have high capacity to bear मतलब सहना undesirable load without broken, ठीक है, बिना टूटे बहुत ज़्यादा लोड को सह जाना, ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिसका एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है हमारे पास आयरन। तो बच्चों आयरन को आपने देखा होगा, आयरन के पिलर्स बनते हैं, पिलर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। घर हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, मतलब पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी किस पे होती है, इन आयरन के पिलर्स पे होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी को सह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री के एक्सेप्शन और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे बात करें हम जिंक, Hg, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये बच्चों कुछ मेटल ऐसे हैं जो बिल्कुल भी टेंसाइल नहीं है, आर नॉट टेंसाइल, मतलब इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अनडिजायरेबल लोड को सह सके। अगर इनकी एक स्केल बनाकर उसके ऊपर लटका जाए या लोड को लटका दिया जाए तो ये सह नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रखते ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी 5th प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 6। 6 पढ़ते हैं बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड बन जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड गैसेस स्टेट में चला जाए। तो क्योंकि ये सॉलिड है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। तो मेटल्स हैव हाई high melting and boiling point यूजुअली। मतलब जनरली इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और हाई भी कैसे, देखो एग्जांपल देखो इसके। अब हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन को ले लेते हैं। बेटे आयरन का ना मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। 1535 डिग्री सेल्सियस पे जाकर आयरन मेल्ट होता है। ठीक है, कॉपर को ले लो बेटे 1083 डिग्री सेल्सियस 1083 डिग्री सेल्सियस पे जाकर आयरन मतलब कॉपर मेल्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, देखो कितना ज़्यादा है। आज के टाइम में अगर हमको 50 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाए तो हमारे पसीने आ जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन देखो ये क्योंकि तो मेटल है, ये लिविंग तो है ही नहीं, तो इनका डबल हो जाना चाहिए। लेकिन देखो ये डबल है, ये तो कहीं गुना है। 1535 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर है बच्चों। इस टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होते हैं। लेकिन इसमें बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। जैसे कि सोडियम है। अब सोडियम को हम देखते आ रहे बहुत ही तुच्छ मेटल है। इतना तुच्छ है कि इसके अंदर तो जान होती नहीं है, बिल्कुल बहुत कम जान होती है इसके अंदर। तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस है। चलो अभी ये कुछ कम तो हुआ, हमसे डबल पे मेल्ट हो रहा है। अब देखिए पोटेशियम की बात करें बच्चों तो ये 64 डिग्री सेल्सियस है। ओ ये तो और कम हो गया। मेटल है ये भी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम है। और भी ले लो, गैलियम की मैंने बात की थी पहले भी। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम। इतने कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इतना टेम्परेचर दो और उसको मेल्ट करो। बात करें बच्चों सीजियम की, सीजियम का इससे भी कम होता है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से बिल्कुल अलग है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है क्योंकि सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर देखो इन केस में ये बिल्कुल कम टेम्परेचर है जिस पे मेटल्स भी बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं। बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं बेचारे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर 6 प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई है तो चलते हैं हम अपनी 7th प्रॉपर्टी पर। तो 7th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, तो 7th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम करेंगे 25/25 का स्कोर। तो 7th प्रॉपर्टी बच्चों होती है हमारी डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी से आप भली भांति परिचित हैं। डक्टिलिटी आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में। और डक्टिलिटी होता क्या है बच्चों, एक मेटल को लेकर उसके वायर्स अगर निकालने लगें, और वायर्स निकालने से हमको क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि मेटल के अंदर इतनी ताकत है कि हम उसके वायर निकाले जा रहे, लेकिन वो फिर भी नहीं टूट रहा, निकलता जा रहा है छोटे छोटे वायर्स में, थिन वायर्स में, बिल्कुल बारीक वायर्स के अंदर। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि मेटल डक्टाइल है। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे ये थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डक्टिलिटी इज ए property of metals due to which
दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स। ठीक है जी, ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनको थिन एंड लॉन्ग वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो बच्चों अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ मेटल्स को अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, जैसे कि हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें बच्चों, तो हमारा जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है ये। तो बच्चों एक्सेप्शनली गोल्ड मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा डक्टाइल कोई एलिमेंट नहीं है। और बच्चों ये इतने ज़्यादा डक्टाइल है कि इसी का 1 ग्राम अगर आप लोगे, इससे आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो इसी के 1 ग्राम से। मतलब 1 ग्राम कितना होता होगा है जी, कितना होता होगा 1 ग्राम, कुल 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर निकाल सकता हो। इतना ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट है ये, इससे ज़्यादा कोई डक्टाइल एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजी मतलब सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये एलिमेंट भी ऐसे हैं बच्चों जो डक्टाइल हैं। मतलब ये हाई डक्टाइल है लेकिन मोस्ट डक्टाइल नहीं है, हाईली डक्टाइल एलिमेंट है ये भी, हाईली डक्टाइल। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या है बच्चों? डक्टिलिटी है कि मेटल्स को थिन एंड लॉन्ग वायर्स के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, और ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। इसके अंदर गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, और बाकी कुछ एलिमेंट ये भी हैं जो हाईली डक्टाइल हैं, मतलब इनको भी हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी हुई। अब चलते हैं हम अपनी 8th प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों 8th प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी, तो बच्चों डेंसिटी होती है मतलब एक मेटल कितना ज़्यादा हैवी है वो इसकी डेंसिटी है। जो जितना ज़्यादा हैवी होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम वाटर को आयरन से कंपेयर करने लगे तो आयरन और वाटर के अंदर आयरन ज़्यादा हैवी होता है। और भी लो बच्चों, हमारे पास ये आयरन स्केल है और इसके अलावा ये हमारा मार्कर है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से प्रेस करने लगे अपनी उंगलियों से, ठीक है, इसे छोड़ो, सीधा खड़ा करके उसको प्रेस करने लगे तो शायद हमारी उंगलियाँ ही कट जाए, लेकिन ये प्रेस नहीं होगा क्योंकि ये हैवी है। और अगर हम मार्कर को ले रहे हैं, मार्कर को हम बहुत जान लगा के अगर प्रेस करने लगे तो ये प्रेस हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे, एक ये लो, क्योंकि ये हैवी नहीं है। तो क्यों हैवी, मतलब ये हैवी नहीं है और ये ज़्यादा हैवी है, इसलिए इसकी डेंसिटी यानी कि आयरन की डेंसिटी मार्कर से ज़्यादा है। तो ऐसे मतलब जो जितना ज़्यादा हैवी होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मेटल्स बच्चों जनरली हैवी ही होते हैं। तो मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस। मेटल जनरली बच्चों हैवी ही होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम बात करें आयरन की। ठीक है, तो बच्चों आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 7.8 ग्राम आयरन होता है। इतना ज़्यादा डेंस होता है। और बच्चों ये सबसे ज़्यादा डेंस है, ये मोस्ट हैवी है, ये मोस्ट हैवी एलिमेंट है। इससे ज़्यादा डेंसिटी किसी की नहीं है। ठीक है जी, अब बात करें हम अपने एक्सेप्शंस की। केमिस्ट्री और एक्सेप्शंस जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये नेचर ने हमको दिया है। एक आदमी ज़्यादा सोचता है, एक आदमी कम सोचता है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक की सोच है कि वो एरोप्लेन उड़ाए, एक की सोच है कि वो साइकिल भी ना चलाए, नाकारा। तो डिफरेंस होता है ना। तो इसी तरह से ये एक्सेप्शंस हैं। एक ये आयरन है
जो सबका गुरु है 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। और बाकी भैया सोडियम भी है आपके सामने, सोडियम की डेंसिटी 0.97 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। बताओ कितनी कम है। और पोटेशियम इसका भी इससे भी ज़्यादा नाकारा है, इसकी 0.86 ग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है जी, ये मोस्ट हैवी एलिमेंट होते हैं और बच्चों ये वेरी लाइट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा लाइट एलिमेंट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, मेटल्स हैं और लाइट है। बताओ क्या औकात है इनकी। एक गुट्टा मारेंगे ना इनको, एक घुसड़ लगाएंगे तो घुसड़ में भी पिचक जाएंगे, इतने ज़्यादा डक्टाइल हैं। बताओ है कोई बात, इतने से डक्टाइल एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई नंबर 8। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 है बच्चों ब्रिटलनेस। ये है बच्चों ब्रिटलनेस। तो बच्चों ब्रिटलनेस का मतलब क्या है, पहली बात ये समझिए ब्रिटलनेस होती क्या है। बच्चों चोक है, चोक को अगर हम हथौड़ा मारेंगे उस पर तो चोक बिखर जाती है, लेकिन आयरन की शीट पर हथौड़ा मारते हैं वो पिचक जाती है। तो बच्चों ये जो बिखरना होता है ना, बिखरना, जो बिखरने वाले सॉलिड होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ये प्रॉपर्टी ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब हथौड़ा मारने से बिखर जाना। ठीक है, तो ब्रिटल। तो ये मेटल्स कैन नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, हथौड़ा मार के ये पीसेस के अंदर नहीं जाते, हथौड़ा मार कर। व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच्ड। बच्चों इनको खींचो या इन पर हैमर बजाओ, ये पीसेस में टूटते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी हैं। एग्जाम्पल तो सब मेटल्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर कुछ मेटल जो बिल्कुल ब्रिटल होता है। ठीक है जी, जैसे कि इसमें एक हमारा है जिंक एक ब्रिटल एलिमेंट है। हथौड़ा मारोगे ना तो बिखर जाता है, ब्रिटल एलिमेंट है ये, हथौड़ा मारोगे बिखर जाएगा चौक की तरह। तो ये होता हमारा, ये हमारी 9th प्रॉपर्टी है बच्चों। अब चलते हैं हम अपनी 10th प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने हीट और इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ ही दिया। ये भी टेस्ट कर लेते हैं। तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों मेटल्स को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है ना तो इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही करेगा मेटल्स। यानी कि जनरली मेटल्स इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बियर करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली गुड conductors of heat and electricity। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो, दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, और इन सभी के अंदर आपका जो सिल्वर होता है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि मोस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। ठीक है जी, तो एजी क्या है बच्चों, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है आपका सिल्वर। ये दोनों ही करता है, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें एल्युमिनियम और कॉपर की,
एल्यूमिनियम और कॉपर की, ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है जी, तो ये अच्छे खासे हैं, मतलब बेस्ट तो नहीं है लेकिन हाईली कंडक्टर जरूर होता है, हाईली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेस्ट नहीं है लेकिन हाईली कंडक्टर होता है। और आपके पास हमारे पास गोल्ड भी है और साथ में टंगस्टन भी है। बट टंगस्टन आपने देखा हो तो ये जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का बनता है। ये है हमारा टंगस्टन। बाकी तो आप सभी जानते हैं। तो ये जो टंगस्टन है W, ये टंगस्टन का सिंबल है और इसका यूज ना बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जो बल्ब के अंदर वो जो तार होता है ना बारीक बारीक सा, वो टंगस्टन है। ठीक है जी, तो ये बच्चों ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, बेस्ट सिल्वर, हाईली एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और जी गोल्ड और टंगस्टन गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और इनको सबसे नीचे क्यों रखा है? क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है टंगस्टन का, इसलिए बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। बच्चों आपने देखा होगा जनरली हमारे वायर्स कार्बन के नहीं बनाए जाते, वो मेटल के ही बनाए जाते हैं। इसका रीज़न है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो हाई रखते हैं। ठीक है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास आउट हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए हम मेटल्स को ही जनरली यूज़ करते हैं कंडक्टिंग वायर्स में। ठीक है जी, तो ये हमारी 10th प्रॉपर्टी हुई। अब हम चलते हैं अपनी 11th प्रॉपर्टी की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक्सेप्शंस पे भी गौर कर लेते हैं। एक्सेप्शंस तो हमने पढ़े ही नहीं, तो एक्सेप्शंस वो बेटा है जो अपनी माता जी का कहना मानता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं मानता। ठीक, जैसे कि लेड नहीं मानने, मेटल होते हुए भी पुअरेस्ट कंडक्टर है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअरेस्ट है बिल्कुल। Hg की बात करें और बच्चों बिस्मथ की बात करें, ये बिस्मथ है, Bi, बिस्मथ, ये बिस्मथ है, ये भी एक मेटल है। ठीक है जी, ये पुअरेस्ट तो नहीं है लेकिन पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो लेड पुअरेस्ट है, Pb को हम लेड बोलते हैं, और Bi बिस्मथ जो और मरकरी है ये हमारे पुअर कंडक्टर है। ठीक है जी, ये एक्सेप्शंस भी हो गए इसके। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 11। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रॉपर्टी है बच्चों सोनोरिटी। बेटे सोनोरिटी क्या है? अगर आप दो मेटल्स को एक साथ बजाते हैं, एक साथ मतलब उनको टकराव करते हैं, तो उनसे एक रिंगिंग साउंड आती है। हम सभी मंदिर जाते हैं, मंदिर के अंदर जब आप घंटा बजाते हैं तो घंटे से निकलने वाली साउंड ऐसी होती है टन टन, यानी कि लंबी साउंड। इस तरह की जो रिंगिंग साउंड आती है ना, रिंग वाली, इस तरह की साउंड मेटल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये सोनोरिटी भी मेटल्स के अंदर पाई जाती है। तो सोनोरिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो सोनोरिटी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, टन, रिंगिंग साउंड with slight वाइब्रेशन, थोड़ी वाइब्रेशन के साथ में ये रिंगिंग साउंड देते हैं, स्लाइट वाइब्रेशन। ठीक है, when hit with अदर मेटल। तो जब अदर मेटल के साथ में उनको हिट किया जाता है तो ये रिंगिंग साउंड देते हैं और साथ में वाइब्रेशन भी करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मंदिर का घंटा, टन
हिलता भी है, रिंगिंग साउंड देता है और वाइब्रेट भी करता है। ठीक है जी। अब करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 12। तो कलर की बात करें बच्चों, मेटल्स का कलर्स कैसा होता है। कलर्स, कभी सांस भी बहू थी, वही वाला कलर्स नहीं है ये कलर वो है जो हमको पसंद होता है जनरली। हम हर किस कलर के कपड़े पहनते हैं, हम किस कलर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो ये वो वाला कलर है। ठीक है, कभी सांस बहू देखना शुरू कर दो। ठीक है जी। तो बच्चों कलर, तो मेटल्स की अगर बात करें बच्चों, मेटल्स जनरली सिल्वरी कलर के होते हैं, यानी कि सिल्वरी वाइट टाइप के होते हैं कलर्स के। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अलग हैं, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड येलो होता है। ठीक है, तो जनरली हम बात करें बच्चों तो मेटल्स आर जनरली सिल्वर और ग्रे इन सिल्वरी और ग्रे इन कलर। जनरली तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन बाबा जो कहना नहीं मानता अपने पापा का। अरे कहना क्यों नहीं मानते भाई, एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या है, AU गोल्ड। गोल्ड का कलर कैसा होता है बच्चों, येलो होता है। ये सबसे अलग है जी, ये जनाब किसी की सुनते ही नहीं है। कॉपर की बात करो, कॉपर, ये कॉपर है जी, ये कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है जी। तो बच्चों ये कुल मिला के 12 प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, जो किसी भी मेटल को डिफाइन करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो क्योंकि अब वीडियो लंबी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को कवर करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेसिक मैंने बनाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और इस चैप्टर की समझ अच्छे से बैठ जाए आपके दिमाग में। तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।